तो कल जो तिलक जी ने बताई थी बातें, उन्हीं बातों को थोड़े से एक अलग तरीके से और एक रीकैप करने के तरीके से मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद जो डे सेकंड की बात थी वो तिलक जी एकदम कंटिन्यू करेंगे। और आज जो है हमारा 3 दिन का जो शेड्यूल होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जिसके अंदर अपन प्रोडक्ट्स की नॉलेज, सिस्टम की नॉलेज, चीज़ों की नॉलेज लेते हैं। और उसके बाद में 3 दिन, कल परसों और अगले दिन जो है वो हम लोग करते हैं प्योरली जो हमारे को नेटवर्क बढ़ाने के लिए क्या करना है, कैसी क्या चीजें करनी है, यानी कि जो है सिस्टम की एजुकेशन की बात करते हैं। तो पेज को हमने दो हिस्सों के अंदर तोड़ दिया, प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन। तो प्रोडक्ट्स की बातें हम कर रहे हैं 3 दिन, संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे, जिसके अंदर पहले गट हेल्थ के बारे में कितने अच्छे तरीके से रोहित ने बताया था उस दिन अपने को। फिर अभी कल टॉपिक जो लिया गया था वो था डायबिटीज, क्योंकि पूरी दुनिया की हम वर्ल्ड की कैपिटल हैं डायबिटीज के अंदर। डायबिटीज क्या है टेक्निकली तो अपन समझेंगे, लेकिन और समझा भी था कल अपन ने, आज तो जस्ट उसको थोड़ी सी देर के अंदर रिकैप कर देंगे। लेकिन डायबिटीज क्या खतरनाक चीज है कि कहने को कोई बीमारी नहीं, लेकिन अनेकों अनेकों बीमारियों की जड़ है। और अब तो इसको बीमारी कहने ही लग गए हैं। और हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा लोग जो डायबिटीज के पेशेंट हैं वो इंडिया के अंदर है। और डायबिटीज का मतलब क्या है वो तो अभी थोड़ी देर में टेक्निकली कल आपने समझ ही लिया था उसको, तो आप समझ चुके हो, लेकिन रीकैप के अंदर भी समझ लेंगे अपन। लेकिन होता क्या है डायबिटीज के अंदर कि पेशेंट को शुरुआत के अंदर कुछ पता नहीं चलता। जैसे बच्चे जब, या कोई भी आदमी शुरू शुरू के अंदर पढ़ाई नहीं करो पढ़ाई नहीं करो, साल निकलता जा रहा है, तो शुरू के अंदर कुछ पता नहीं चल रहा होता कि साल निकलता जा रहा है। फिर वो अचानक से जब एग्जाम सिर के ऊपर आते हैं ना, तो क्या फूटता है, अल्लाह यार ये इतना पढ़ा नहीं, अब मैं कैसे पढ़ूंगा पूरे साल का, अब कैसे पढ़ूंगा, अब तो फेल होने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, कितनी कितनी पढ़ाई करूंगा। तो डायबिटीज भी ऐसी चीज होती है, शुरू शुरू के अंदर तो है ना पता नहीं चलती है ना कि हो गई, तो कोई खास ज्यादा इसके लक्षण ही नहीं आएंगे। लेकिन जब इसका पता चलेगा और उसके बाद में कितना खतरनाक प्रभाव डालती है। डायबिटीज का मतलब क्या है कि सीधी सी चीज ये है कि जो अपना खून है, जो अपना ब्लड है, हीमोग्लोबिन जिसका है ना ब्लड, तो ब्लड जो है वो सारे के सारे न्यूट्रिशन को, सब चीजों को, जो है ना ऑक्सीजन को, है ना पूरी बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर लेके कौन जाएगा, ब्लड जो अपना चल रहा है। और उस ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर चलाने का काम कौन करेगा, अपना जो हार्ट है। हार्ट क्या है, अपनी मोटर है ना, इसको बोलते हैं, हमने पढ़ा था फिजिक्स के अंदर, 1.16 वाट की मोटर है। कहते हैं ना अपना 0 वाट का बल्ब है। जैसे अपने अपना मिनी की बात करते हैं, एटमॉस्फेयर मिनी के अंदर कितना छोटे से 3.6 वाट का ही कुछ खर्चा आता है। तो पावर जो है अपने हार्ट की वो है 1.16 वाट। ओनली 1.16 वाट की मोटर है। लेकिन ऐसी मोटर है कि जिस दिन हम पैदा हुए थे उस दिन से इसने काम करना, पंप ने काम करना स्टार्ट किया था। और जब तक ये काम करेगा तब तक ही हम जिंदा रहेंगे। जिस दिन ये मोटर बंद हो गई उस दिन खेल खत्म हो गया, है ना। इसलिए हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। फिर ब्लड का प्यूरिफिकेशन होने के बाद में जो है, अपन ने सब लोगों ने पढ़ा है कि एक जो होती है आर्टरीज होती है, एक होती है वेन्स होती है, जिसको कि हिंदी के अंदर हम बोलते हैं धमनी और शिराएं, है ना। धमनी का मतलब आर्टरीज, है ना, और शिराओं का मतलब भी जो है, जिनके अंदर खराब खून चलता है वो शिराएं होती हैं, यानी कि वेन्स होती हैं। और जिनके अंदर राइट ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद चलता है वो धमनियां होती हैं, हमारी आर्टरीज होती हैं। अब ब्लड को पंप करना है तो बहुत अच्छी बात है ना। हमारी जो मोटर बनी है वो ब्लड को पंप करने के लिए बनी है, जैसे हमारी मोटर जो बनी है वो पानी को पंप करने के लिए बनी है। लेकिन आप ये सोच के देखो कि आपकी मोटर को पानी की जगह चाशनी को पंप करना पड़े तो क्या हो जाएगा। यानी कि पानी की जगह है अगर कोई गाड़ी चीज को पंप करना पड़ेगा, तो मोटर के ऊपर कितना जोर आएगा, नहीं आएगा, है ना। तो ब्लड जो है उसको पंप करना अच्छी बात थी, हार्ट को करना था उसको पंप। लेकिन ब्लड के अंदर जब शुगर की मात्रा बढ़ गई, शुगर यानी ग्लूकोज, शुगर आम बोलचाल की भाषा के अंदर लोग बोलते हैं शुगर की बीमारी बोलते हैं, डायबिटीज मेलेटिस तो कोई बोलता ही नहीं है, क्या बोलते हैं शुगर, इसको तो शुगर की बीमारी हो गई। तो ले मैन की लैंग्वेज के अंदर शुगर का मतलब कि ब्लड के अंदर शुगर ज्यादा हो गई। और ब्लड के अंदर जब चीनी मिला देंगे ज्यादा ज्यादा, तो ब्लड क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाएगा। यानी कि जब जितनी चाशनी डालेंगे अपन, है ना, तो उतनी चीज ज्यादा मीठी मीठी होने का मतलब क्या होगी, गाढ़ी हो जाएगी। और उस गाढ़ी चीज को अगर हार्ट को पंप करना पड़ेगा, तो हार्ट को बहुत ज्यादा दम लगाना पड़ेगा। और जब हार्ट को बहुत ज्यादा दम लगाना पड़ेगा तो हार्ट को दिक्कत आएगी।
है ना। जिसका कैपेसिटी कम है उससे अगर ज्यादा कैपेसिटी का काम कराएंगे तो उसको समस्या आएगी। तो डायबिटीज की समस्या से क्या होता है, हार्ट अटैक होने का डर हो जाता है। जो डायबिटीज, और दूसरा क्या होएगा कि हार्ट, जो ये ब्लड है वो मोटा हो गया, तो जहां पर वेन पतली है, पतली वेन्स कहाँ पे होती है, अपनी किडनी के अंदर आपने पढ़ा है नेफ्रॉन्स का जो स्ट्रक्चर होता है कितना पतला पतला स्ट्रक्चर होता है। आंखों के अंदर एकदम पतली पतली स्ट्रक्चर होती है। और इसी, तो जहां पर भी पतले स्ट्रक्चर होंगे जैसे अपनी किडनी हो गई, आंखें हो गई, तो वहां पर अगर साइज ही इतना छोटा है और उसके अंदर खून को जाने की जगह चाशनी को जाना पड़ जाए, तो चाशनी वहां के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी पूरी। और जब ब्लड की सप्लाई नहीं होएगी तो काम क्या होएगा, खराब हो जाएगा। ग्लूकोमा जिसको कहते हैं कि आंखें, आदमी अंधा तक हो जाता है डायबिटीज के कारण। तो डायबिटीज का असर किसके ऊपर आता है, आंखों के ऊपर आता है। डायबिटीज का असर किसके ऊपर आएगा, हार्ट के ऊपर बात पहले से कर ली अपन ने, किडनी के ऊपर आएगा। डायबिटीज का पेशेंट की किडनी जो है वो 10 एक साल के बाद में एकदम खत्म सी होने लग जाती है, खराब हो जाती है। इसके बाद जो अपने पैर हैं, आपने देखा होगा कि डायबिटीज का असर जो है वो पैरों के ऊपर बहुत ज्यादा आता है। वो क्यों है कि अपने हार्ट से सबसे ज्यादा दूर वाला अंग जो है ना, वो अपने पैर है। तो देखता है इतनी दूर से कौन ब्लड पंप करेगा, तो वहां से वो ना हार्ट ब्लड ही पंप करना बंद कर देता है, क्योंकि पहले से ही आपने उसको ज्यादा काम दे दिया, ज्यादा उसको आपने लोड दे दिया। तो इतनी दूर से ब्लड की जो सप्लाई होनी है ना, वो भी प्योर ब्लड ही उसके ऊपर सप्लाई होना बंद हो जाता है। और जब ब्लड ही नहीं जाएगा तो वो पार्ट इनसेंसिटिव हो जाता है। आपको अचानक पत्थर चुभ गया, चींटियां खा गई डायबिटीज के पेशेंट को, उसको पता ही नहीं चल रहा है, घाव हो गया, घाव बढ़ता नहीं है, इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। साथ साथ के अंदर क्या काम होता है, जब शुगर ज्यादा रहती है ना, तो धमनियों को खुरदरा कर देती है, आर्टरीज को क्या कर देगी, खुरदरा कर देगी। और जब कोई चीज खुरदरी हो जाएगी, जैसे अपन रेगमाल लेके दीवार को रब करते हैं, खुरदरा करते हैं, जिससे कि पेंट उसके ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से चिपक जावे। रोड के ऊपर डामर लगाना होता है, तो पहले रोड को खुरदरा करते हैं, जिससे कि क्या हो, डामर उसके ऊपर बढ़िया तरीके से चिपक जावे। वो तो अच्छा फायदा होता है खुरदरा करने का, रब करके अपन किसी चीज को खुरदरा करते हैं। लेकिन जो हमारी शुगर है, जब वो हमारी आर्टरी को खुरदरा कर देती है, तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो प्लेग के रूप में उसमें आसानी से जम जाता है। जैसे अपन कहते हैं दांतों के ऊपर प्लेग जमा हुआ, मसूड़ों के ऊपर प्लेग जमा हुआ है इसके, तो वैसे ही कोलेस्ट्रॉल का प्लेग जो है वो धमनी के अंदर जम जाता है। और जब धमनी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा, तो धमनी का साइज इतना होना चाहिए, उसकी जगह छोटा रह जाएगा। कोलेस्ट्रॉल जमता जमता रहेगा, तो कहते हैं कि 80% क्लोग हो गई आर्टरी, है ना, 90% बंद हो गई, बाद में 100% बंद हो गई। तीन होती है सिस्टम, वो बाद में अपन सब जने सीखेंगे धीरे धीरे करके। तो वहां पे क्या होएगा कि डायबिटीज के पेशेंट को एक तो हार्ट को ज्यादा जोर तो लगाना ही पड़ गया, साथ के अंदर क्या है, प्लेग जमने का, कोलेस्ट्रॉल का खतरा भी ज्यादा हो गया। यानी डायबिटीज के संकट ही संकट है ना, भयंकर संकट है। और अच्छी खबर यह है कि जल्दी पता चल जाए तो इसको रोक सकते हैं। और अगर बाद में पता चला तो तिलक जी भी बताएंगे कि इसका रिवर्सल भी कर सकते हैं। रिवर्सल भी तिलक जी ने और अपने लोगों ने बहुत सारे किए हैं। कैसे अच्छी हेल्दी डाइट, कैसे एक्सरसाइज, कैसे आपका एटीट्यूड, कैसे हेल्थ के पिलर उसके अंदर हेल्प करते हैं, वो सारे सीखेंगे। लेकिन डायबिटीज एक मोटी मोटी शब्दों के अंदर बात क्या हुई कि खून के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा होनी चाहिए, जब उससे ज्यादा हो जाती है। अब वो मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये भी कल तिलक जी ने बताया था कि जब आपने कुछ भी खाना नहीं खाया हुआ है, उस समय जब आप टेस्ट कराते हो, पर 10 DL के अंदर टेस्ट होता है वो, कि कितनी क्वांटिटी आएगी, है ना। तो उसका पूरे यूनिट वगैरह ध्यान रखना अपने कोई जरूरी नहीं है। जो नॉर्मल बात है कि 70 से लेके 110 तक की शुगर आती है फास्टिंग, उसको बोलते हैं कि ये ठीक है, एकदम फास्टिंग। लेकिन फास्टिंग से भी ज्यादा पीपी वाली इंपॉर्टेंट होती है, उसकी बात भी अभी थोड़ी सी देर में करेंगे। तो कल जो बात की थी, अब डायबिटीज का पता कैसे चलेगा, अगर शुगर टेस्ट नहीं करानी तो भी हम अपने लोगों को बता देते थे 20 साल पहले ही, कि भैया कोई आदमी कहता है बार बार हम गाड़ी में यहाँ से लेके जयपुर जा रहे हैं, तो मुझे तो एक बार भी गाड़ी रुकवाने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है, या अधिकतम एक बार रसीदपुरा के अंदर रुके और बाथरूम कर लिया, है ना। एक जने को बार बार बाथरूम आ रहा है, यूरिनेशन की जो इच्छा है वो बहुत ज्यादा बार बार हो रही है, हर आधे घंटे बाद बोलता है कि सर बाथरूम जाके आना है। मैंने कहा आपकी डायबिटीज चेक कराई क्या आपने, है ना। बार बार ये बाथरूम जाना जो है ना, ये डायबिटीज का लक्षण हो सकता है। आपको प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, अभी पानी पिया है, थोड़ी देर बाद वापस पानी पी रहे हो, वापस से पानी पी रहे हो, तो यूरिनेशन की इच्छा बहुत ज्यादा हो रही है, प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, थकान बहुत ज्यादा महसूस होती है डायबिटीज के पेशेंट को, लगता है बस घर जाके मैच देखूं, अब तो सो जाऊं बस, है ना। दिन के अंदर ही सोने की इच्छा होती है कि है ना, सो जाए तो बढ़िया है। थकान सी महसूस होती है,
क्योंकि जो एनर्जी बनानी चाहिए थी ग्लूकोज को अंदर जाके, सेल के अंदर जाके, तो सेल में जाके एनर्जी तो बना नहीं रहा, खून को और खराब करके बैठा हुआ है। बेसिकली खून के अंदर ग्लूकोज एक लिमिट तक ही रहना चाहिए। उसका मेन काम क्या है? सेल के अंदर जाके एटीपी बनावे, पावर बनावे, एनर्जी बनावे, जिससे अपन काम करें। अब जो एनर्जी बनाने का काम करना था वो तो काम किया नहीं, ब्लड को तो खराब किया जो किया। अब एनर्जी की और कमी हो गई, है ना? तो एनर्जी की कमी हो जाती है, यानी कि थकान महसूस करता है डायबिटीज का पेशेंट। तो डायबिटीज को अपने को हर हाल में रोकना है, अपने आसपास भी नहीं आने देना है। उसके लिए अच्छा खान पान करना है, एक्सरसाइज करनी है, ध्यान रखना है। अगर मेडिकेशन पे आ गए हैं तो दवाई भी लेनी है, सब तरह की चीजें करनी है। तो डायबिटीज की पहचान कैसे होती है ये बात पता चल गई। डायबिटीज के नुकसान क्या होते हैं ये पता चल गया। डायबिटीज कहते किसको है ये पता चल गया। अब जो कल तकनीकी बातें बताई थी कि इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है जो पेनक्रियास प्रोड्यूस करता है, तो डायबिटीज अपने लोगों को पता होना चाहिए कि दो तरीके की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 का मतलब ये होता है कि 20 साल की उम्र तक पता चल जाता है कि टाइप 1 का मामला है ये। जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। जुवेनाइल का मतलब तो बहुत छोटे बच्चों को भी जुवेनाइल बोलते हैं, कि जस्ट बॉर्न बेबी को जुवेनाइल बोला जाता है। तो क्या होता है कि ऐसा कोई सिस्टम हो गया, पेनक्रियास में ऐसी गड़बड़ी हो गई कि वो इंसुलिन बना ही नहीं पा रहा। अब जब इंसुलिन बन ही नहीं रही तो इंसुलिन काम क्या करेगी? जब है ही नहीं तो काम क्या करेगी? है ना? कहते हैं दिमाग लगाता हूं मैं, अरे भाई है ही नहीं, कैसे लगाएगा? लगाने के लिए होना चाहिए ना, इतना कैसे लगाएगा? तो इंसुलिन है नहीं, है ना? तो इंसुलिन को ऊपर से लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। और दूसरी चीज होती है कि इंसुलिन बन रहा है लेकिन वो इंसुलिन इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा। कुछ या तो उस इंसुलिन के अंदर गड़बड़ हो गई, या जो हमारी सेल उसको लेना चाह रही है वहां के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। और सेल के अंदर जो है वो मतलब ग्लूकोज को डाल नहीं पा रहा। बेसिकली ग्लूकोज जो है, अब अपने को क्या समझना है कि जो भी खाना हम खाएंगे उसका मेटाबॉलिज्म जब होएगा, मेटाबॉलिज्म का मतलब जब उसका पाचन होएगा, है ना? मेटाबॉलिक रेट है, सबकी सारी तरह की चीजें हैं। तो जब भी खाने का पाचन होएगा तो लास्ट के अंदर वो बनेगा ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर, है ना? और ग्लूकोज जो है वो जब सेल के अंदर जाएगा तो वो एनर्जी पैदा करेगा। अब ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने की अपने आप में पावर नहीं है। ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जा सकता है इंसुलिन। ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगी नहीं जब तक इंसुलिन नहीं होएगा। इंसुलिन आएगा, पकड़ेगा और उसको सेल के अंदर डालेगा। उसको एक एनालॉजी से हम लोग समझते हैं, कल तिलक जी ने भी वाली एनालॉजी की बात की थी, कि आप ऐसा मानो कि सेल आपकी रसोई घर है और उसके अंदर सिलेंडर वगैरह सब रखे हुए हैं, सब कुछ बढ़िया है। और खाना बनाना है तो गैस को तो जलाना पड़ेगा, है ना? गैस को जलाना पड़ेगा तो जो माचिस लगानी पड़ेगी या लाइटर लगाना पड़ेगा, वो ग्लूकोज अंदर जाएगा, है ना? तो वो काम करने वाला है वो। या सिलेंडर जो है वो मान लो कि ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है? गैस का सिलेंडर है जो रसोई में जाएगा तभी तो खाना बनेगा। रसोई में लाइटर वाइटर माची वाची सब पड़ी है, और खाना बनाने का जो ईंधन है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है? फ्यूल है। ये मान लो पेट्रोल है, डीजल है, गैस है ना? तो वैसे ही हमारा ग्लूकोज है, वो सेल के अंदर जाएगा, यानी रसोई में जाएगा सिलेंडर, तो ही खाना बन सकेगा। लेकिन रसोई के ऊपर लगा हुआ है ताला, और उस ताले की जो चाबी है वो है, अगर चाबी नहीं मिलेगी, ताला नहीं खुलेगा, तो सिलेंडर अंदर कैसे लेके जाएगा नौकर अपना? तो सिलेंडर को अंदर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ताले को खोलना पड़ेगा। और उस ताले की जो चाबी है वो इंसुलिन है। समझे बात? कि अगर वो इंसुलिन आके उस ताले को खोलेगा नहीं, है ना, तो सिलेंडर पड़ा रहेगा बाहर, और बाहर जाके हंगामा मचा रहा है वो। अगर पड़ा भी रहे तो खाना नहीं बन रहा, डबल नुकसान हो गया अपने को। एक तो खाना नहीं बन रहा, और दूसरा यहाँ पे आके हंगामा कर रहा है वो बंदा, खोलो खोलो तमाशा। तो एक तो वो जो ग्लूकोज है वो अंदर जाके उसको बढ़िया काम करना चाहिए, है ना, एनर्जी देनी चाहिए, तो एक तो अंदर नहीं जा पा रहा क्योंकि इंसुलिन समय के ऊपर काम नहीं कर रहा। और वो ग्लूकोज उस समय ब्लड के अंदर पड़ा होकर ब्लड को मोटा कर रहा है, जिससे कि ब्लड के अंदर सारी दिक्कतें पैदा हो रही है, सारी चीजों की दिक्कत पैदा हो रही है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? तो इंसुलिन क्या चीज है? इंसुलिन वो चाबी है। अब एक तो चाबी है ही नहीं, तो ताला खुलेगा ही नहीं, तो कुछ काम होना ही नहीं है। तो बाहर से ही इंसुलिन देना पड़ेगा। वो तो टाइप 1 हो गया, वो बहुत कम लोगों में होता है, मुश्किल से 2-3% लोगों में। 97% जो है वो टाइप 2 डायबिटीज ही होती है। उसके अंदर इंसुलिन की कोई कमी नहीं होती, लेकिन उसको पहले वाली टाइप 1 को बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज हो गई। इंसुलिन है ही नहीं है तो इंसुलिन डिपेंडेंट। और टाइप 2 के अंदर इंसुलिन है, इंसुलिन की कोई समस्या नहीं है,
लेकिन इंसुलिन काम नहीं कर रहा, यानी वो चाबी जो है या तो उस पर जंग लग गया है, कुछ गड़बड़ हो गई है, या ताला ही खराब हो गया है। कुल मिला के उसको देर लग रही है उसको खोलने के अंदर, और ताले को खोलने में देर लग रही है। उधर से आया जा रहा है ग्लूकोज, और अंदर जा नहीं रहा उस वाली स्पीड के साथ में। जितना आ रहा है उतना अंदर चला जाए तब तो कोई समस्या नहीं है। अंदर जा क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि बॉडी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गई। तो पहले वाले को बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट, दूसरे वाले को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट। क्योंकि वो रेजिस्टेंस पैदा हो गया, प्रतिरोध पैदा हो गया, कुछ समस्या हो गई, जिसके कारण से ग्लूकोज जो है वो जा नहीं पा रहा। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? यानी ग्लूकोज जब अंदर जाएगा नहीं तो काम करेगा नहीं, है ना? नहीं, हाँ, चाबी की लीवर बोलो कुछ भी बोलो, है ना, चाबी जो है वो ढंग से काम नहीं कर रही है। कैसे भी बहुत समझने की बात है कि ग्लूकोज, इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके जाना। अब वो इंसुलिन खराब है या ग्लूकोज अंदर जा नहीं पा रहा, सेल का कोई दरवाजा गड़बड़ है, कुछ मर्जी हो सकता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया काम। तो इंसुलिन रेजिस्टेंट होने के कारण से जो है वो टाइप 2 डायबिटीज हो गई। अब यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट कल तिलक सर ने और बताई थी। डायबिटीज क्या है ये अपन ने समझ लिया, शुगर की मात्रा बढ़ गई। अब अपन ने कोई भी चीज खाई और वो अल्टीमेटली शुगर बनी, तो अगर आप डायरेक्टली शुगर ही खा लोगे तो शुगर तो और ही खतरनाक है, उसको शुगर बनने के लिए टाइम ही नहीं लगा। शुगर तो ऑलरेडी शुगर ही है, उसको बनने की क्या जरूरत है ना? तो कई सारे खाने ऐसे होते हैं वो बहुत जल्दी शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कई खाने जो होते हैं वो धीरे धीरे शुगर के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो सारे खाने किस स्पीड के साथ शुगर में कन्वर्ट होते हैं, किस स्पीड के साथ ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, टेक्निकल बात करेंगे तो उस स्पीड का नाम ही है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। आप समझो कि मेरे पास में दुश्मन आ रहे हैं यहाँ पे, और एक फटाफट 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 दुश्मन आ रहे हैं, तो मुझे फटाफट फटाफट बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो इंसुलिन को ज्यादा 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 जल्दी 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 और इंसुलिन चाहिएगा। अब इंसुलिन तो कम आ पा रहा है, और जो ग्लूकोज है वो जल्दी ज्यादा बन गया है, तो उसके कारण से ग्लूकोज जो है वो ब्लड के अंदर पड़ा रहेगा, तो वही शुगर की बीमारी हो गई। यानी कि अगर ज्यादा अपन ऐसा खाना खाएंगे जैसे चीकू है, जैसे केला है, जैसे मैदा है, चावल है, सफेद चीजें ज्यादातर, जिनका मानते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, इसको 100 तक माना जाता है, कि 0 से लेके 100 तक। फिर सबका रिलेटिव 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 वैल्यू दे देते हैं। तो कहते हैं कि जो 0 से लेके 55 तक की वैल्यू जिनकी होती है, उसको बोलते हैं कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीजें हैं। यानी ये धीरे धीरे शुगर रिलीज करेंगे जब खाना खा लेंगे। जैसे अंकुरित अनाज है, वो भी बन के तो लास्ट के अंदर ग्लूकोज बनेगा, लेकिन वो बहुत धीरे बनेगा, उसकी स्पीड जो होगी वो कम होगी। होल फ्रूट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, है ना, तो उन चीजों की क्या होगी, स्पीड कम होगी। और जैसे आपने सीधा ही केला खा लिया, सीधा ही आपने जो आलू खा लिया, चिप्स खा लिए, तो फटाक शुगर बन जाएंगे। तो जो जल्दी बन जाएगा तो इंसुलिन को ज्यादा काम करना पड़ जाएगा, तो डायबिटीज के लिए अच्छी बात नहीं है। तो डायबिटीज पेशेंट को वो चीज चाहिए जो कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका ज्यादा नहीं हो, लो हो। तो 0 से लेके 55 तक को लो बोलते हैं, 55 से लेके 56 से लेके 69 तक को मीडियम बोलते हैं, और 70 या 70 से ज्यादा जिनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहलाते हैं। तो जनरल जो चावल होता है अपने घरों के अंदर, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72, 73, 79 इतना होता है। लेकिन जो हमारे वाले चावल हैं, अपने को सबको पता है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाली 52 होता है, यानी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और एक बात और बार बार समझाते हैं, एमवे वाले भी समझाते हैं, सब करते हैं, ग्लाइसेमिक लोड। इंडेक्स तो क्या है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब तो स्पीड है, कि किस स्पीड से कोई चीज बन रही है। मैं जल्दी जल्दी बोलता जा रहा हूँ। और लोड का मतलब है कि मैंने बहुत ज्यादा, जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस स्पीड के साथ ग्लूकोज बनेगा, वो तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो गया। और कितना कार्बोहाइड्रेट खा लिया, ओवरऑल कितना काम हो गया, है ना, ज्यादा लोड कितना लोड दे दिया। मैंने जो है अपनी गाड़ी के अंदर जो है वो, मेरी गाड़ी जो है वो 10 की एवरेज देती है, तो 10 की एवरेज देती है, यानी कि 10 लीटर खर्च करेगी 1 किलोमीटर, या 10 किलोमीटर चलेगी 1 लीटर खर्च होएगा, है ना। तो वो तो एक स्पीड की बात हो गई कि किस स्पीड से हो रहा है। और लोड का मतलब टोटल लिया कितना अपना, उसकी डेफिनेशन ये है, ग्लाइसेमिक लोड की डेफिनेशन ये होती है कि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है मल्टीप्लाइड बाई कितना माल डाल रहे हो आप अपनी बॉडी के अंदर, ले कितना कार्बोहाइड्रेट रहे हो, डिवाइडेड बाई 100, उस चीज को बोल देते हैं ग्लाइसेमिक लोड। तो ग्लाइसेमिक लोड 0 से लेके 10 तक लो लोड होता है। जैसे आज सुबह के सेशन के अंदर एग्जांपल दिया था कि जो तरबूज होता है, मतीरा जिसको बोलते हैं अपन, है ना, वाटरमेलन जिसको बोलते हैं,
वो अपन जब खाते हैं तो उसको खाने में क्या होता है कि वो फटाक जल्दी से शुगर बना देता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी इतनी कम है कि उसका लोड बहुत कम होता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी क्वांटिटी अल्टीमेटली, उसका लोड कम है। तो ग्लाइसेमिक लोड एक अलग चीज हो गई, ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलग चीज हो गई, और दोनों को लो रखने वाली बात रहती है। तो कल ये वाली बात भी तिलक जी ने बताई थी। तो कुल मिलाकर अपन को समझ में आया कि डायबिटीज है क्या, डायबिटीज होने से नुकसान क्या क्या हो जाते हैं, कौन से अंगों के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ जाता है, उसको देख किस तरीके से सकते हैं, और अब उसको ध्यान रखना क्या, लाइफस्टाइल डिजीज कहलाती है ये वाली चीज, लाइफस्टाइल डिजीज है। ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता होता है, ये भी अपन ने बात कर ली, हार्ट की भी दिक्कत आ जाती है, किडनी की भी दिक्कत आती है, आंखों की दिक्कत आती है, पैरों के ऊपर दिक्कत आती है। उसको कंट्रोल करने के लिए अपने को क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, तो ज्यादा देर नहीं लगाते हुए आपके बीच के अंदर बुलाते हैं एक्सपर्ट स्पीकर को हमारे। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम तिलक कोठारी जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत शानदार नॉट ओनली रिकैपिंग की बल्कि बहुत सारी चीजों को टेक्निकली भी एनालिसिस किया और एक आम आदमी के समझ में आ जाए जल्दी से जल्दी उसके हिसाब से भी बताया। सो बढ़ाते हैं सेशन को आगे। अब बात हमारे को डायबिटीज एक बहुत बड़ी रिस्क है उसकी तो समझ में आई गई, लेकिन अब अगर रिस्क मेरे साथ में चल रही है तो मैं इसके साथ में सेफली कैसे चलूं। मान लीजिए मेरी लाइफ जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाली है, या मेरी जो हेरिडिटरी है उसके अंदर मेरे को डायबिटीज का इश्यू है, यानी कि मेरी हेरिडिटरी के अंदर डायबिटीज, मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज थी, मदर को भी हो सकती है, फादर को भी हो सकती है। ऑर्थराइटिस की तरह पर यहाँ नहीं होगा। ऑर्थराइटिस नॉर्मली मदर से बेटी के अंदर चलता है आरे, लेकिन डायबिटीज जो है वो मदर से बेटे के अंदर, बेटी के अंदर, या फादर से बेटे बेटी दोनों के अंदर आ सकते हैं। तो ऐसे में एक तो हमको ये पता लगा कि हमारे साथ में रिस्क है तो हम कैसे उससे बचें, और दूसरे अगर हमने अब उस रिस्क को पहचान नहीं पाए और खतरे के अंदर कूद पड़े, या खतरा ने हमारे को अपनी गोद में ले लिया, तो अब क्या करें। तो दोनों ही चीजों के लिए हम बात करेंगे आज की इस सेशन के अंदर। और जैसा कि हमने अभी बात की खासतौर से जो ग्लाइसेमिक लोड की और चॉइस ऑफ फूड की, कल भी काफी सारी बात हुई, उसके मुताबिक अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी डाइट को, सब चीजों को बैलेंस कर लेते हैं तो फिर हम प्रिवेंशन वाली बात के ऊपर थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं उनको मैनेज करते हुए। और प्रारंभिक सिग्नल जो अपने कल पता किया था, जाना था कि जो हमारा लिपिड प्रोफाइल है उसके अंदर आपको ट्राइग्लिसराइड और जो एचडीएल का रेशियो वो बता देता है कि आप किस कदर खतरे के अंदर हैं या बिल्कुल खतरे से बाहर हैं। तो अगर ट्राइग्लिसराइड रिपीट कर देता हूँ, जो नॉर्मली 150 के अंदर अंदर होना चाहिए, और एचडीएल जो नॉर्मली 40 और 50 से ऊपर ऊपर होना चाहिए। अगर उन दोनों का रेशियो है वो 2 से ऊपर जा रहा है तो आप खतरे के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो हेरिडिटरी के अंदर था या नहीं था, चाहे आपकी फास्टिंग शुगर नॉर्मल आ रही है या नहीं आ रही है, दोनों ही केस में डायबिटीज का खतरा साथ में चल रहा है। तो ऐसे में हमको करना क्या है, सबसे पहले हमने क्या जाना, ट्राइग्लिसराइड, बेसिकली ट्राइग्लिसराइड क्या है, ये एक फैट है ब्लड के अंदर, जो अभी अभी बात हुई। कल हमने जाना भी था फैट और कोलेस्ट्रॉल के अंदर क्या फर्क होता है ना। तो कोलेस्ट्रॉल नहीं, ट्राइग्लिसराइड वन टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल है जो फैट के रूप में मेनली होता है, और वो भी हमारी जो इंटेक ऑफ फैट्स है उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। तो हमने अपने भोजन के अंदर डायरेक्ट फैट कितना लिया, घी, तेल, मक्खन, मलाई, ये सब चीजें हम कितनी ले रहे हैं। मेनली जो ट्राइग्लिसराइड होता है वो उन्हीं से बना हुआ होता है, और जब वो 150 से ऊपर जाता है, या फिर हमारा जो गुड कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल जो है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, वो 40 से भी नीचे डिप करने लग जाता है, तो ऐसे में फिर ये रेशियो गड़बड़ाता है, और अगर 2 से ऊपर जाता है तो बिल्कुल ये रिस्क को डिनोट करने लग जाता है। इसी तरीके से जो सर ने अभी सिम्टम्स बताए कुछ आपको, कि अगर बार बार यूरिनेशन हो रहा है, भूख बार बार लग रही है, प्यास बार बार लग रही है, थकान दिन भर रह रही है, मूड एकदम चिड़चिड़ा हो रहा है, लिबिडो आपका गड़बड़ा रहा है, और लिबिडो के पैरेलली अगर आपको जो रिप्रोडक्शन सिस्टम्स के कुछ इश्यू आ रहे हैं तो वो भी अगेन ये डिनोट करते हैं कि आपको डायबिटीज की रिस्क के साथ में चलने लग गई है। और इन सब के साथ साथ हमने लिपिड प्रोफाइल को भी कनेक्ट करके देखा,
फिर हमने ये भी देखा कि हमारा ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर क्या चल रहा है, फिर हमने ये भी चेक किया कि हमारा क्वार्टरली ग्लूकोज रेशियो क्या चल रहा है। तो सारी चीजों के साथ में हम निष्कर्ष के तौर पे कुछ नई मतलब पहुंचेंगे। और खास तौर से यहाँ पर ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे अगर किसी आदमी का वजन कोई ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उसका जो पेट का वाला हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा है, वो नाशपाती के आकार में पेयर शेप में बढ़ रहा है, तो यहाँ पर अगेन अपने को एक इंडिकेशन मिलता है कि शायद डायबिटीज की रिस्क साथ में चल रही है। और अगर हम नाशपाती वाले सेब के अंदर जिसका वेट बढ़ रहा है उसके साथ में सिर्फ और सिर्फ वेट को मैनेज करने का भी काम कर पाए, तो काफी हद तक हम उसको खतरे से बाहर ले आते हैं। और प्रिवेंशन की बात थोड़ा सा प्रिवेंशन की बात अभी करेंगे और रिवर्सल की बात थोड़ा सा बाद में करेंगे। सो प्रिवेंशन यहाँ पर अपन इस तरीके से कर सकते हैं, कुछ सिम्टम्स को ध्यान रखें, कुछ टेस्ट को हम रेगुलरली अपने अप्लाई करते रहें, चेक करवाते रहें। और इसी तरीके से हम एक अपनी हेरिडिटरी का क्या रिस्क है साथ में उन सबको भी माइंड के अंदर रखते हैं। स्ट्रेस को बिल्कुल मिनिमम लेवल पे रख पाए, ये कुछ हम ऐसी व्यवस्था करें। तो इन सब चीजों के साथ आगे बढ़ते हुए हम प्रिवेंट तो कर ही सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा जोर नहीं आने वाली बात है। एक खाली विजिलेंट रहने की बात है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन की बात है, सेल्फ डिसिप्लिन की बात है। लेकिन अगर प्रिवेंशन हो या रिवर्सल हो, दोनों ही केस में हमने हेल्थ के 4 पिलर्स के ऊपर गौर करना छोड़ दिया, जो हम बात करते हैं हमारे अर्न के रूप में। एक्सरसाइज, ई फॉर एक्स, अर्न का EARN, ई फॉर एक्सरसाइज, ए फॉर एटीट्यूड, आर फॉर रेस्ट और एन फॉर न्यूट्रिशन। तो अगर न्यूट्रिशन के अंदर हमने अपनी चॉइसेस को प्रॉपर नहीं रखा हुआ है, जो अभी लो और हाई ग्लिस्मिक लोड की बात हुई, अगर हाई ग्लिस्मिक लोड वाला हम खाना खा रहे हैं, हमारी डाइट के अंदर कार्ब तो खूब है, लेकिन उसके अंदर जो बाकी प्रोटीन्स की मात्रा सही नहीं है या विटामिन और मिनरल्स प्रॉपर नहीं है, कार्ब बहुत है और फैट भी बहुत है अगेन, तो वो भी प्रॉब्लम है। वाटर इंटेक प्रॉपर नहीं है तो वो भी प्रॉब्लम। मेनली हमको पता ही है 7 जो मेन न्यूट्रिएंट होते हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट, फाइबर, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीजें हमारे को अपनी डाइट के अंदर संतुलित रूप में लेके चलना है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर चैलेंज तो अपने साथ में चल ही रहा है, खतरा तो चल ही रहा है। और अगर खतरे के अंदर हम खतरे के साथ साथ चल रहे हैं और लापरवाही से चल रहे हैं, तो फिर कहीं पे भी पैर हमारा फिसल सकता है। तो यहाँ पर लाइफस्टाइल चेंज, जो चेंजेस या आप अपना लाइफस्टाइल को एक अच्छे तरीके से चलाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर अच्छे से चल रहा है तो उसको मेंटेन करना है, अगर नहीं चल रहा है तो उसको आपको मेंटेन करना है डिसिप्लिन वे में। तो न्यूट्रिशन के तौर पे जब हमने बात की, और उसके बाद में एक्सरसाइज वाला पार्ट इक्वली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारे फायदे हमको मिलते हैं। अभी डायबिटीज में हमने देखा कि आदमी का मूड ही नहीं अच्छा रहता। अब मूड अच्छा रखने के लिए, चलो ये तो एनर्जी की कमी से उसका मूड खराब हो रहा है, लेकिन एक चीज और भी मूड अच्छा रखने के लिए चाहिए होती है। वो क्या चाहिए होती है हमें? सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, डोपामाइन बॉडी के अंदर अच्छे तरीके से काम कर सके, इसके लिए हमको क्या चाहिए होते हैं? एंडोर्फिन्स चाहिए होते हैं। एंडोर्फिन्स कहाँ से मिलेंगे? जब हम एक्सरसाइज करेंगे। तो अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बॉडी के अंदर डोपामाइन अवेलेबल है, सेरोटोनिन अवेलेबल है, फिर भी उनका प्रॉपर यूज नहीं हो पाएगा और मूड अच्छा नहीं रहेगा, तो किसको याद आएगा कि मेरे साथ में कोई रिस्क चल रही है या मुझे कोई प्रॉब्लम है? फिर भंगेड़ी की तरह से जो होता है होने दो, जो होगा सो देखा जाएगा, इस तरह का एटीट्यूड हमारा डेवलप होने लगता है। और फिर अगेन प्रॉब्लम कहाँ आती है? ई अर्न का, जो हमने सेकंड लेटर देखा था, ए का। तो इस तरह से हमारा एटीट्यूड भी गड़बड़ाने लगता है। और जब जीवन के अंदर सब चीजें गड़बड़ होती है तो रेस्ट ऑटोमेटिकली गड़बड़ होने लग जाता है। रेस्ट का मतलब खाली बिस्तर पे पड़े रहना या बेशुमार नींद आना भी नहीं है, है ना? नींद की हर चीज की, जैसे अपन कहते हैं, अति सर्वत्र वर्जित है। अगर बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है तो वो कोई अच्छा सिग्नल नहीं है, कुछ न कुछ बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बॉडी को एक्स्ट्रा रेस्ट की जरूरत पड़ रही है ना? तो इन सब चीजों के साथ में हम अपना ध्यान रखते हुए प्रिवेंशन के ऊपर काम करें। अब रिवर्सल की जब बात आती है, तो ये जो चारों पिलर है इक्वली इंपॉर्टेंट है, किसी भी पिलर के ऊपर हम कुछ भी कम ध्यान नहीं दे सकते। एटीट्यूड को बहुत अच्छे तरीके से अपने को समझना होगा और एटीट्यूड को अपने को प्रॉपर रखना होगा, ताकि हम अपने स्ट्रेस के लेवल को मिनिमाइज रख सकें, मिनिमम रख सकें। आज की तारीख में स्ट्रेस होना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा माना जाता है, लेकिन स्ट्रेस फ्री होना बड़ी बात है। तो स्ट्रेस फ्री रहने के लिए करना क्या है, वो बात हमको पता है। अभी हम जैसे ही एक्सरसाइज करते हैं तो हम तुरंत स्ट्रेस फ्री अपने आप को फील करते हैं। लेकिन स्ट्रेस का प्रॉब्लम है कहाँ पर? मेनली टेंशन और स्ट्रेस का फर्क भी हम ध्यान रखें। टेंशन हमारे सामने होता है, हमारे साथ साथ उसका कम या ज्यादा होना
टेंशन के कंटिन्यू रहने के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे टेंशन का टास्क पूरा हुआ तो जल्दी खा लिया। जैसे टेंशन का टास्क पूरा हुआ तो आप क्या देखेंगे कि आपका बॉडी वापस रिलैक्स हो गया, आपका माइंड भी रिलैक्स हो गया। लेकिन अगर आप स्ट्रेस की पोजीशन में है तो फिर आपको पता भी नहीं होता कि कौन सा दबाव आप लिए घूम रहे हैं, कौन सा भार आपके सिर पे पड़ा है, और आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा उखड़ा उखड़ा सा महसूस करते हैं। तो स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए हमारे को स्ट्रेस का रीजन समझने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है डायबिटीज के केस में। और रीजंस क्या होते हैं वो साइकोलॉजिकली, इमोशनली, वो भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। लेकिन फिलहाल हम इतनी सी बात को समझें कि अगर हमारी डाइट कंप्लीट नहीं है, हमारी एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं है, और हमारे एक्सरसाइज में भी यहाँ पर जैसा कि कल हमने बात भी की थी, एरोबिक और स्ट्रेंथिंग दोनों एक्सरसाइज का मेला कॉम्बिनेशन चाहिएगा। खाली वॉक कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जब तक स्ट्रेंथिंग वाली बात साथ में नहीं आएगी, क्योंकि डायबिटीज के अंदर मसल्स की बहुत बड़ी समस्या शुरू हो जाती है। और जब तक हम स्ट्रेंथनिंग नहीं करेंगे, प्रोटीन का इंटेक अपना अच्छा सा नहीं रखेंगे, तो मसल्स को भी हम अपना प्रॉपर तरीके से नहीं मेंटेन कर पाएंगे, उनको एक स्ट्रेंथ नहीं दे पाएंगे, बिल्ड नहीं कर पाएंगे। ऐसे में फिर बहुत सारी समस्याएं आने लगेगी। और ये तो हमको कल पता लग ही गया था कि कितनी सारी समस्याओं का समूह है सिंड्रोम एक्स, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण आता है। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से सिंड्रोम एक्स आ जाता है और वो लगातार कुछ सालों तक चलता है, तो सबसे बड़ा अटैक उसका हमारे कार्डिक सिस्टम के ऊपर आता है। हार्ट की रिस्क हमारे साथ में, हार्ट प्रॉब्लम्स की रिस्क हमारे साथ में बढ़ती चली जाती है। तो इस तरीके से हम अपनी लाइफस्टाइल में जो भी चेंजेस हैं वो देखें। रिवर्सल के ऊपर बात करें तो कुछ न्यूट्रिएंट्स जो डायबिटीज के केस में हमारे को अलग अलग रेशियोज के अंदर चाहिए होते हैं, वो इंटेक्ट करने पड़ेंगे थ्रू अदर देन डाइट सोर्सेज, यानी सप्लीमेंटेशन के थ्रू। और कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स, कुछ अपने को स्ट्रेस फ्री होने के लिए टेक्निक्स, ये सारा चीजों का कॉम्बिनेशन चलेगा। बट आज की तारीख में WHO भी अब ये मानने लग गया है कि डायबिटीज का रिवर्सल पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज रिवर्स नहीं हो सकती। तो रिवर्स होने का सिस्टम एक अपने आप में काफी लेंदी और क्या कहेंगे उसको, उलझा हुआ सा सिस्टम है, जिसके अंदर बार बार अविश्वास की बात भी बीच में आएगी, क्योंकि मेडिकल साइंस अगेन एंड अगेन बताती रहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। और जब हम इस प्रोसेस में एंटर होते हैं तो पेशेंट जो हमारा होता है उसको भी ये दिलासा और उसका एक पक्का भरोसा, अटूट विश्वास हमें चाहिए होता है कि वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल आएगा। अगर बीच बीच में उसका फेथ डगमगाता रहता है तो अगेन वही प्रॉब्लम है कि हम जो कुछ भी एफर्ट कर रहे होते हैं वो कितने % कामयाब होंगे वो हम नहीं कह सकते। तो उससे पहले कि मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करने के लिए विश्वास की टीम में से कुछ लोगों को बुलाऊं, आपको बस कुछ इमोशनल रीजंस और डिस्क्राइब करना चाहूंगा जो डायबिटीज के पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या कुछ इस तरह की फीलिंग्स होती हैं जो हमारी, ये तो हमको सबको पता है ना कि जो कुछ भी हम फील करते हैं बॉडी उसी को क्रिएट कर देती है। और फील हम कहाँ से करते हैं, कोई भी मुझे बताएगा? फीलिंग्स हमारे पास कहाँ से आती हैं? दिल से। क्या बोला, दिल से? जी सर। जी। दिमाग से। दिमाग से। दिमाग में क्या चलता है? विचार, थॉट। तो थॉट्स जिस तरह के हमारे होंगे वैसे ही हमारी फीलिंग्स आएंगी। और फीलिंग्स जो है वो सभी बीमारियों के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। फीलिंग्स और इमोशंस, थोड़ा सा डिफरेंस इन दोनों के बीच में भी है, तो इतना टेक्निकल बातें अभी नहीं करते हुए अपन चलते हैं कि जब हमारे विचार इस तरह के होते हैं, हमारी फीलिंग्स उनके साथ में कनेक्ट हो जाती है, कि जब हमको लगता है कि जैसा जीवन में होना चाहिए था, है ना, वैसा नहीं हो रहा, या वैसा होने की उम्मीद जब खत्म होने लगती है, तो जीवन के अंदर क्या होगा? जब हमारे को जो कुछ चाहिए जीवन के अंदर, जैसी हमारी उम्मीद थी वैसा नहीं हो पा रहा है, तो फिर हमें क्या लगेगा? मेरे जीवन में अब कोई मिठास नहीं बची है ना? मेरे जीवन में अब कोई मजा नहीं बाकी बचा है। तो ऐसे में डायबिटीज होने की रिस्क और ज्यादा बढ़ेगी अगर आपकी लाइफस्टाइल के अंदर प्रॉब्लम है और हेरिडिटरी के अंदर भी इसका इश्यू है तो। इसके अलावा कोई डीप सोरो, अगर स्ट्रेस आफ्टर ऑल जो है दुखों से और इन सब परेशानियों से भी संबंधित होता ही है, तो किसी को बहुत गहरा शोक अगर किसी चीज का होता है, सदमा होता है, तो वो भी डायबिटीज का बहुत बड़ा कारण बनता है। और इसके अलावा जब किसी को ये लगता है कि मैं जीवन में कुछ कंट्रोल करना तो चाहता हूँ, लेकिन उन चीजों को जिनको मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर डायबिटीज का इशू आने की संभावनाएं बढ़ जाती है।
ये चारों चीजें जो अभी मैंने बात की, आप इन पर इनको थोड़ा सा ढंग से विचार करके समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यस, इनका सीधा सा संबंध हमारे स्ट्रेस से भी है, हमारे मेटाबॉलिज्म से भी है, हमारे पेनक्रियास से भी है। तो बहुत सारी चीजों से इनका जो डायरेक्ट संबंध है हमारा, वो किस तरह से फीलिंग्स को इफेक्ट करता है, हमारे बॉडी फीलिंग्स किस तरह से बॉडी के वेरियस पार्ट्स को, वेरियस सिस्टम्स को इफेक्ट करती है, वो सारी चीजें होंगी। अब चलिए मान लीजिए किसी को डायबिटीज हो गई है और इसके थॉट्स के अंदर ये चारों चीजें, या चारों में से एक या दो चीज या तीन चीज, कुछ भी हो सकता है। अगर वैसा कुछ है तो फिर वो करे क्या? तो उसको सिंपल सा एक काम करना है, अपने लिए कुछ पहले तो इस प्रॉब्लम्स को समझे कि मेरी जो डायबिटीज की प्रॉब्लम, उसके पीछे कौन से थॉट्स या फीलिंग्स थी। देन उनको किसी अफर्मेशन, सुटेबल अफर्मेशन के थ्रू अपना एक नियमित रूप प्रैक्टिस के साथ में रिमूव करने की कोशिश करें, उन थॉट्स को बदलने की कोशिश करें या रिवर्ट करने की कोशिश करें। और उसके जो अभी हमने प्रॉब्लम्स की बात करी, गलत फीलिंग्स की बात करी, उनका जस्ट रिवर्सल की कुछ अफर्मेशन भी मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, क्योंकि टाइम की लिमिट हो रही है। तो अभी सबसे पहले जैसे हमने बात की थी कि जीवन जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है, यानी मिठास नहीं है, मजा नहीं है, तो फिर अपने को क्या मानना है कि मेरा जीवन जो है वो आनंद से भरा हुआ है ना? जिसको जो वर्ड सूट करते हैं, मेरा जीवन मिठास से भरा हुआ है, मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। ओवरऑल हमारा पर्पस क्या है कि जीवन को जीने का मजा हमको फील होना चाहिए। अगर ये मजा हम फील कर पा रहे हैं तो फिर हम ऐसी अफर्मेशन की तरफ बढ़े जो ये फील करना चाहते हैं, तो ऐसी अफर्मेशन की तरफ बढ़े जो ऐसा मजा हमारे को फील करवा सके। तो शब्दों में कुछ भी नहीं होता है, शब्द आपके अपने होते हैं, लेकिन भाव भी पैरेलली आपके अपने होते हैं। तो भावों को कॉम्बिनेशन में रखिए। और अब फिर वही बात होगी कि हम अब मैं अपने जीवन में मिठास को अनुभव करने लगा हूँ, क्योंकि एक खालीपन सा जीवन के अंदर, एक निराशा, उदासी और बेकार सा जीवन फील होने लगता है, बेमजा जीवन फील होने लगता है। तो अब ये कहना है, अब मैं जीवन में, या अब मैं अपने जीवन में मिठास को अनुभव करता हूँ। मेरे जीवन का जो अनुभव है वो आनंददायक है। कैसा भी, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ अपने मानसिक तौर पे भी अपने आप को मजबूत बनाते हुए रिवर्सल के अंदर आप अपना योग, मतलब मानसिक शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। और इन सब बातों के साथ में मैं बस जस्ट इनवाइट करना चाहूंगा, विश्वास अगर उपलब्ध है तो, और अदरवाइज उनकी टीम में से मोनिका अग्रवाल जी हमारे को डायबिटीज से रिलेटेड जो न्यूट्रालाइट के प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में कुछ जानकारी देंगी। और उसके साथ साथ मैं जूही अग्रवाल जी को भी इन्वाइट करना चाहूंगा। सो वेलकम टीम विश्वास। Yeah, thank you so much, sir. Good evening, everyone. Myself Monica, and I'm certified nutritionist and health coach. तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं डायबिटीज की, है ना, तो जो सप्लीमेंट की बात की गई है या जो न्यूट्रिशन की बात गई है, उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा है, अभी तक हमने जाना है, जो कुछ भी हम खाते हैं, चाहे फैट्स खा रहे हैं, कार्ब्स खा रहे हैं, प्रोटीन्स खा रहे हैं, अल्टीमेट वो होते हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट। तो जो ग्लूकोज हमारे सेल में जाके एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा, तो उसमें जो केमिकल रिएक्शंस होंगी, वो उसमें बहुत ही मेजर रोल होता है विटामिन बी का। सो नेचुरल बी विद ईस्ट वी कैन यूज इन दैट। और नेक्स्ट हमारा आता है फाइबर। हम सबको पता है जो हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे 40 ग्राम ऑफ फाइबर की रिक्वायरमेंट है। फाइबर एक ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं, मैं बोलूंगी एक ऐसी चीज है जो कि हमारी बॉडी में ना एब्जॉर्ब होती है, ना ही ब्रेक डाउन होती है। जब भी हम अपनी डाइट में फाइबर लेते हैं, फाइबर लेने के बाद हम जब अपनी मील लेते हैं, तो जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का स्पाइक होना होता है, वो स्पाइक नहीं होता है। सो उसमें न्यूट्रलाइट फाइबर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अक्सर हमने ये सुना भी होगा कि डायबिटिक वालों को कुछ फ्रूट्स के लिए रिस्ट्रिक्शन होती है, बट सलाद वो कुछ भी खा सकते हैं, है ना। तो वो मैटर वही करता है कि आप फाइबर अगर बॉडी में लेंगे तो इंसुलिन का जो आपका ग्लूकोज का स्पाइक है वो इतना नहीं होगा। बाकी साथ में अगर हमारी बॉडी में फाइबर रहेगा तो हमारा जो स्टमक है वो फुलफिल, थोड़ा भरा भरा रहेगा, तो हमारा वो वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। देन अभी जैसे हमें विवेक सर ने भी बताया कि जैसे जब खून हमारा गाढ़ा हो जाता है ना, चाशनी बन जाती है, तो हमारी जो नसें, जो पतली नसें होती है, वहां पे ब्लड क्लॉटिंग वगैरह भी हो जाती है। सो वहां पे फाइबर क्या काम करेगा कि फाइबर आपके इंटेस्टाइन में जाके जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको एब्जॉर्ब करके आपकी बॉडी से रिमूव करेगा। सो दिस इज गुड इन, तो फाइबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। देन हमें मधुनाशनी के बारे में हम सबने सुना है कि मधुनाशनी, शुंठी और त्वक, ये जो तीनों हर्ब्स है वो एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ भरी हुई है, और जो कि हमारे ग्लूकोज हेल्थ को मेंटेन करके रखती है, हमारे लिपिड प्रोफाइल को अच्छा रखती है,
और हमारे पैनक्रियाटिक फंक्शन को भी अच्छा रखती है। और हमारा नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, चावल सभी खाते हैं ना, सबको बहुत पसंद है, बट अगर उसी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमारी रेंज में आ जाए, कुछ ऐसा ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हमें राइस मिल जाए कि जो हमारे ग्लूकोज लेवल को स्पाइक नहीं कर रहे हैं, तो कितनी बढ़िया बात हो जाएगी। सो हमारे पास यहाँ पे राइस है, बी हाइव के राइस, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 52। सो ये हमारे चार प्रोडक्ट है। वन इज नेचुरल बी फाइबर हो गया हमारा, एंड द मधुनाशनी शुंठी एंड बी के लो इंडेक्स 52 जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है राइस। सो वो हम चार सप्लीमेंट इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मधुनाशनी की बात खाली टच करके छोड़ी, बिल्कुल सही किया, क्योंकि मधुनाशनी का हमने देखा है कि बहुत बार जब प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के अंदर यूज नहीं होता है तो कई बार कई पेशेंट्स के साथ में प्रॉब्लम भी खड़ी हो जाती है। ऑल ऑफ सडन ग्लूकोज लेवल लो हो सकता है ना। या बहुत बार आपको रेस्पॉन्स मिलेगा, फीडबैक मिलेगी कि मैं तो इतने महीने हो गए मधुनाशनी खा रहा हूँ, मेरे ग्लूकोज लेवल पे कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे हैं, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ये सारी परेशानियां जो है, जब तक हम एक प्रॉपर रिवर्सल प्रोग्राम को समझ ना लें तब तक हमारे को उसके अंदर किसी को भी एंटर नीम हकीम खतरे में जान वाली स्थिति के अंदर नहीं लाना है। सो मधुनाशनी को एक थोड़ा सा हम प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे। बाकी जो प्रोडक्ट है वो जस्ट एक हमारे डाइटरी सप्लीमेंट ही है, और उनको हम आराम से किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं, कैसे भी ले लेंगे, कम ले लेंगे, ज्यादा ले लेंगे, तो दोनों स्थिति में कोई नुकसान भी नहीं होने वाला। अब मैं बुलाना चाहूंगा जूही अग्रवाल जी, अगर वो उपलब्ध हैं तो थोड़ा सा हमारे को पीडीओ के बारे में बताएंगे, पीडीओ कैसे डायबिटीज के अंदर हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम जूही है और अभी ऑलरेडी मोनिका जी बहुत अच्छे तरीके से कुछ प्रोडक्ट कर चुके हैं कवर। पीडीओ जो है वो हम सबको पता है, पीडीओ हमारी बहुत ही ज़्यादा फाउंडेशनल रेंज है, जो ज़रूरी नहीं है कि हमें जब कोई बीमारी है हमें उसके साथ ही उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना है। जस्ट कि किसी भी हेल्दी पर्सन के लिए पीडीओ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अभी आज जब हम डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा बात करूंगी कि प्रोटीन हमें कैसे हेल्प करता है उसके अंदर। अगर हम प्रोटीन रिच डाइट अगर अगर हम लेंगे, जो भी अगर हम मील खा रहे हैं उसके अंदर अगर हम प्रोटीन को अच्छे से इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो प्रोटीन सबसे ज्यादा एक अच्छी जो चीज करता है वो क्या करता है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं, तो डायबिटीज में होता क्या है कि हमें क्यों हमारी डाइट को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं उससे एकदम से हमारे ब्लड शुगर स्पाइक कर जाते हैं। तो जो प्रोटीन, अगर हम प्रोटीन रिच डाइट जब हम लेना शुरू करते हैं तो प्रोटीन क्या करता है कि एकदम से हमारे ब्लड शुगर को बढ़ाता नहीं है। और उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी स्टडीज ये भी बताती हैं कि प्रोटीन जो है वो हमारा जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो खाने का, उसको उसको जो है एक नॉर्मल लेवल तक लाने में भी हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सबसे अच्छी चीज जो प्रोटीन के साथ होती है, जब हम प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, तो जैसे हम डायबिटीज में बात करते हैं कि हमें बार बार भूख लगना शुरू हो जाती है, तो प्रोटीन रिच डाइट जब हम लेते हैं तो हमें उस तरीके से बार बार भूख भी नहीं लगती है। और हम एक जब हेल्दी डाइट ले रहे होते हैं, शुगर लेवल जब एकदम से हमारे बढ़ नहीं रहे होते हैं, इंसुलिन जो होता है वो हमारा अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड शुगर हमारा बढ़ा नहीं, वो मेंटेन रहा। तो उसकी वजह से जो हमारा जो बॉडी में जो खाना है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाता है। उसके बाद में मैं बात करूं दूसरा, मल्टीविटामिन। अब मल्टीविटामिन लेना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका एक रीजन ये भी है क्योंकि हमारी डाइट जो है बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गई। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है या कोई भी एक पेशेंट है, उसको हर तरीके का न्यूट्रिशन लेना बहुत जरूरी है। तो अभी हम जो अगर अपनी मल्टीविटामिन की बात करें, जिसके अंदर 24 वाइटामिन एंड मिनरल्स हैं, उसको जब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी डाइट के अंदर, तो हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इंश्योर कर पाते हैं कि जो बहुत सारे ऐसे वाइटामिन मिनरल्स जो हम हमारी डाइट रिस्ट्रिक्ट हो गई है, हर तरीके के फ्रूट्स हम नहीं खा पा रहे हैं, तो उनसे जो विटामिन मिनरल्स की वजह से जो हमारी बॉडी में कमी हो रही है, वो इस मल्टीविटामिन के थ्रू हम इंश्योर कर सकते कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। सेम चीज हम बात करें अगर ओमेगा की, तो सबसे बड़ी एक और एक एग्जांपल अभी हम लेंगे जो अभी हमने सेशन में डिस्कस भी किया था कि डायबिटीज के बहुत ज्यादा जो है आफ्टर इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स भी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। उसमें से एक प्रॉब्लम हो सकती है कि डायबिटीज जो है वो बहुत ज्यादा असर करती है हमारी विजन हेल्थ के ऊपर। रेटिनोथेरेपी एक तरीके का एक हमारा डायबिटीज का एक टाइप होता है जो हमारी, जिसकी वजह से हमारी आंखों की रोशनी तक जा सकती है। तो अगर हम बहुत अच्छे तरीके से अगर एक अच्छी अपनी ओमेगा की 3 की डाइट को अगर हम अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करें, अगर हम अच्छे गुड फैटी एसिड्स अगर हम लेंगे, तो हम इस तरीके की चीज़ों से भी हम खुद को बचा कर रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो प्रोटीन डेली, मल्टीविटामिन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ओमेगा,
ये तीनों चीज़ें बिल्कुल मस्ट हैं। एक जो डायबिटिक पेशेंट है उनको ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी डाइट के अंदर लेना ही चाहिए। उसकी वजह से सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो हमें होगा कि जो दूसरे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, कई बार हम खाना अच्छे से नहीं खा पा रहे, अगर हमारा वेट मेंटेन नहीं हो पा रहा है। प्रोटीन अगर हम अच्छे तरीके से लेंगे तो हम बहुत अच्छे तरीके से अपना वेट मैनेज भी रख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के अंदर जो ओवरऑल जो एक हमारी हेल्थ होती है, उसको मेंटेन करने में ये तीनों प्रोडक्ट हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इस वजह सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। थैंक यू जूही जी, एंड थैंक यू मोनिका जी ऑल्सो। आप दोनों ने बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर एक जस्ट हमारे सारे प्रोडक्ट्स को टच किया, कैसे डायबिटीज के अंदर हेल्पफुल है। और इन सब बातों के साथ अब मैं वापस विवेक जी के पास चलता हूँ, आप सबको लिए चलता हूँ टू कंक्लूड द सेशन। सो वेलकम विवेक सर। थैंक यू, तिलक थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, विवेक हाँ जी, जी, मेरे को एक बात पूछनी थी हाँ जी। तिलक जी से कि आज फाइबर लेते हैं तो खाने से पहले लेना चाहिए कि बाद में लेना चाहिए? और दूसरा सवाल ये है कि फाइबर खाने के बाद में एक गिलास में जैसे आधा गिलास भर के फाइबर ले लिया, उसके ऊपर एक गिलास पानी और पीना चाहिए शायद, मैंने ऐसे एक ट्रेनिंग में सुना था, बहुत साल पहले की बात है। तो ये बात सही है क्या तिलक जी? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। थैंक यू ऋषि। वैसे फाइबर के बारे में हम बहुत बार पहले भी बात कर चुके हैं। फाइबर का जो यूज है, हम किस पर्पज से उसको लेना चाह रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे लेना है ना। लेकिन अगर इन जनरल अपन बात कर लें, खासतौर से जैसे अभी हम डिजीज रिवर्सल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो फाइबर को हमारे को खाना खाने से आधा घंटा करीब पहले ले लेना चाहिए, और अधिकतम 40 मिनट पहले लेना चाहिए। बस इससे ज्यादा पहले नहीं लेना है। अगर आपने फाइबर लेने के बीच में 40 मिनट से और खाना खाने के बीच में 40 मिनट से ज्यादा गैप कर दिया, तो कुछ दूसरी आपके डाइजेशन और गैस्ट्राइटिस से संबंधित प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो बेटर ये रहेगा कि आप आधे घंटे के अंदर अंदर आधे घंटे के तुरंत बाद में खाना खा लें। 30 मिनट को एक्सीड ना करें, और 30 मिनट से जल्दी भी खाना ना खाएं, ताकि हम फाइबर का मैक्सिमम यूज कर सकें। और अदरवाइज खाली मतलब अगर नॉर्मल तरीके से हम बात करें, किसी को कॉन्स्टिपेशन के पर्पज से इसको यूज करना है फाइबर को, तो उसका तरीका खाने के बाद लेने का भी हो सकता है। और पानी का जो लेने की हमने बात की, नॉर्मली 200 ml के अंदर 1 चम्मच को मिक्स करना होता है, और उसके बाद में पानी का इंटेक अपने को ज्यादा रखना होता है, क्योंकि फाइबर जो है बॉडी के अंदर जाके एक जेल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वाटर को अपनी तरफ खींचेगा, चूंकि जेल बनाना है उसको, तो बॉडी के अंदर वाटर लेवल को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। वाटर का जो लेवल है वो डाउन होएगा, तो आपको उस समय अपने आप को हाइड्रेटेड, एक्स्ट्रा हाइड्रेशन की जरूरत होती है, तो पानी भी ज्यादा पीना है। सो थैंक यू। इन जनरल अपन फाइबर को लेके यही गाइडलाइन माने। थैंक यू तिलक जी, थैंक यू। थैंक यू तिलक जी। और जो है ना, इंद्रनील जी अपने बहुत शानदार लिख रहे हैं कि कोई विशिष्ट ज्ञान जो आप मधुनाशिनी के ऊपर बोल रहे थे, कह रहे हैं कि वो वाला ज्ञान अभी बचा हुआ है। कोई बात नहीं, हमारे 2-5 मिनट एक्स्ट्रा भी लग जाएंगे तो चलेगा, क्योंकि सेशन उसमें कंक्लूड होना चाहिए। अपने पेस पेस के अंदर सर कवर कर लेंगे उसको ना, थोड़ा सा फिर ठीक, टाइम, ज्यादा प्रोडक्ट की कठिन जब है। बात करें उस दिन कवर कर लेंगे। ओके, तो बहुत बहुत बढ़िया। सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं चाहूंगा कि 2-3 लोगों का हम फीडबैक लेंगे कि आज उनको क्या चीज बढ़िया लगी, कैसे क्या चीज सुनने के अंदर अच्छी लगी, और क्या चीज वो और सुनना भी चाहते हैं वही बता सकते हैं। तो सिर्फ 2-3 लोग जो फर्स्ट हैंड रेज करेंगे, मैंने किया हुआ है गैलरी व्यू। तो शिवांगी जी का मोस्ट 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 वेलकम। थैंक यू सर, मुझे अपना फीडबैक देने के लिए, इनवाइट करने के लिए। और मैं बताना चाहूंगी सर, जो आपने इंफॉर्मेशन दी थी एकदम सिंपल लैंग्वेज में, वो मुझे बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव लगी। हालांकि हम बहुत सारे शुगर पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं जो प्री डायबिटिक कंडीशन में है, तो मैं जरूर ये रिकॉर्डिंग आपकी उनको भेजूंगी, और बहुत अच्छे उससे मुझे लगता है कि वो और ज्यादा इसको समझ पाएंगे। क्योंकि हर किसी के लिए इतनी टेक्निकल बातें समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज जो आपने एक्सप्लेन किया वो बहुत ज्यादा मुझे सिंपल और बहुत ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सर। तो इसके लिए तो मुझे भी थैंक यू बोलना चाहिए, थैंक यू। और इसके बाद में हमारे बहुत ही मुस्कुराते हुए शानदार हमारे मित्र विकास जी मक्कर साहब, वेलकम। हाँ जी, नमस्कार सभी को। नमस्ते जी, नमस्ते। आज मुझे सर फाइबर के बारे में सही जानकारी हुई कि कैसे लेना है। मैं तो वैसे ही सुबह सुबह उठ के ले लेता था तो पानी में डाला, मिक्स किया और हो गया।
तो आज सही समझ में आया कि इसका सही यूज क्या है। तो डायबिटीज के बारे में भी मेरे को थोड़ा सा ज्यादा सही लगा कि अब डायबिटीज होएगा तो नहीं, कम से कम अगर अपनी डाइट को सही कर लूंगा, प्रोटीन सही टाइम पे लेंगे, तो ये नॉलेज आज मेरे को समझ में आई। तो ये मैं बताने लायक हो गया अपनी टीम को। थैंक यू बहुत सर, थैंक बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी ऐसा फाइबर का जो बताया ना कि मतलब बहुत कॉम्प्लिकेट वाली कोई बात नहीं होती, आप सुबह भी ले लेते हैं तो कोई कोई समस्या नहीं है ना, ऐसा यू। मतलब हर चीज का वो पर्पज वाली बात है। फाइबर बॉडी के अंदर जाएगा तो बढ़िया ही काम करेगा, और फाइबर जाने से क्या होता है कि आपका पेट, जैसे प्रोटीन जो काम करता है ना, कि प्रोटीन खाते हैं तो पेट भरा भरा लगता है। आप जो जी मिठाई जी। खाते हो, कार्बोहाइड्रेट खाते हो, तो बार बार खाने की इच्छा होती रहती है। लेकिन प्रोटीन खाने से पेट काफी समय तक भरा रहता है, स्टाइटिटी की फीलिंग जिसको बोलते हैं ना, पेट भरा होने की फीलिंग रहती है। तो फाइबर का भी वही काम होता है। खाना खाने से कुछ देर पहले फाइबर पिया होता है, तो खाना एक रोटी कम ही खाओगे आप। और आपने ज्यादा देर लगा दी तो उसका वो वाला असर खत्म हो जाएगा जो वाला असर होना चाहिए था। बाकी तो फाइबर ने अपना काम बहुत बढ़िया करना है। फाइबर के बहुत सारे, एक फाइबर के ऊपर पूरी एक क्लास हो सकती है, तो बहुत बढ़िया है। और सब लोगों को बस आज की हम स्टोरी के साथ एंड करेंगे। तो कौन सुनाने वाला है स्टोरी? मैं सुनाऊं सर? हरिओम। बिल्कुल सुनाओ, बिल्कुल सुनाओ पांडे जी, मोस्ट वेलकम। मैं कह रहा हूँ हरिओम। एक डॉक्टर थे, उनको एक बहुत बड़ी डिग्री मिलने वाली थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था इसके लिए। तो वो एयरप्लेन से जाने वाले थे, तो एरोप्लेन से जो एयरड्रोम में पहुंचे तो पता चला कि वहाँ तूफान वगैरह आ रहा है काफी, और मौसम खराब है, इस वजह से वो उस गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो उनको बहुत खेद हुआ कि यार मेरे को उस जगह पहुंचना था और मैं पहुंच नहीं पा रहा। तो उन्होंने सड़क मार्ग से जाने का विचार किया, तो सड़क मार्ग से रवाना हुए किसी गाड़ी में बैठ के। तो वो रास्ते में बहुत ज्यादा तूफान, आंधी, बारिश आ रही थी, और आगे पेड़ गिरे हुए थे, वो उस रास्ते पर आगे नहीं जा सके। वो बहुत हताश हो गए। हताश होके उन्होंने देखा कि साइड में एक मकान बना हुआ है, उस पर नोक किया उन्होंने। मकान में नोक किया तो एक बुढ़ी औरत आई बाहर अंदर। बोले मैं यहाँ टेलीफोन कर सकता हूँ? तो बोला हमारे पास टेलीफोन तो नहीं है, पर आप बहुत थके हो महसूस हो रहे हो मुझे, आप बैठो, मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। तो उन्होंने उसके लिए चाय बनाई, खुद के लिए चाय बनाई, और एक बच्चा था उनके लिए चाय बनाई। तो उन्होंने चाय पी, उनको नाश्ता दिया। उन्होंने कहा सर प्रेयर करते हैं? तो बोले मेरे प्रेयर में कोई विश्वास नहीं है। बोले सर मैं तो प्रेयर करूंगी। तो उन्होंने प्रेयर करी, और फिर उन्होंने पूछा डॉक्टर ने, बोला आपने प्रेयर की और आपने क्या मांगा? बोला मेरा एक पोता है 10 साल का, ये बहुत सख्त बीमार है, और एक बहुत विद्वान डॉक्टर है शहर के अंदर, मैं उसके पास पहुंच नहीं सकती। मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि इस मेरे पोते को वो डॉक्टर आके देख ले और वो ठीक हो जाए। और वो ही डॉक्टर था उस जगह। तो उन्होंने उसको लड़के को देखा और उसको दवाई और दी। कहने का भाव मेरा यह है, अगर आप भगवान के अंदर विश्वास, पूर्ण विश्वास है, तो भगवान आपको वो काम सिद्ध निश्चित करेंगे। वो कैन जय बद्री विशाल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सो है, कल सुबह मिलते हैं मॉर्निंग बुक क्लब के अंदर, और आप सभी की रात्रि बहुत बहुत शुभ हो। गुड नाइट, गो कैम, बाय बाय। गो कैम। Go camp. गो गो कैम, गो कैम। Go camp. को कैंप। Okay.